अक्सर हम सोचते हैं कि ट्रॉमा यानी आघात सिर्फ एक भावनात्मक चीज़ है, एक बुरी याद, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये एक न्यूरोलॉजिकल अनुभव है जो हमारे दिमाग पर एक असली निशान छोड़ जाता है। तो आज हम इसी निशान के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे इससे उभरा जा सकता है। चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत इसी एक बहुत ज़रूरी सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई बीती हुई बात सालों बाद भी ऐसी लगती है जैसे अभी-अभी हुई हो? ये सवाल हमें उस रहस्य के करीब ले जाएगा कि कैसे ट्रॉमा हमारी यादों और वक्त के एहसास को अपने काबू में कर लेता है। बड़ी दिलचस्प बात है ये। ट्रॉमा के बाद हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो असल में हमें बचाने की कोशिश होते हैं। ये हमारे शरीर के सर्वाइवल के तरीके हैं, जैसे भूखी शार्क की तरह हमला करना या कछुए की तरह अपने कवच में छिप जाना। ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये हमारे शरीर का कहानी कहने का अपना एक अलग तरीका है। तो सवाल यह है कि इन गहरी फीलिंग्स के पीछे का साइंस क्या है? चलिए इस अनुभव से निकलकर अब सीधे दिमाग के अंदर झांकते हैं। ये सारी प्रतिक्रियाएं दिमाग के 3 खास हिस्सों से शुरू होती हैं, जो खतरे के वक्त हमारे सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं पहले खिलाड़ी से, अमिगडाला। इससे दिमाग का स्मोक डिटेक्टर समझिए। इसका काम है खतरे को भांपना। लेकिन ट्रॉमा के बाद ये डिटेक्टर ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ये हमेशा ऑन मोड में फंसा रह सकता है, जिससे हर वक्त खतरे का एहसास होता रहता है। दूसरा अहम हिस्सा है हिप्पोकैम्पस। ये हमारे दिमाग का लाइब्रेरियन है जो यादों को सही तरीके से फाइल करता है। ट्रॉमा के दौरान इस लाइब्रेरियन का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। नतीजा, अतीत और वर्तमान की फाइलें एक दूसरे में उलझ जाती हैं और इसीलिए पुरानी दर्दनाक यादें एकदम ताज़ा महसूस होती हैं। और तीसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे दिमाग का सीईओ। जब अमिगडाला का अलार्म बजता है ना, तो ये सीईओ ऑफलाइन हो जाता है और इसके बिना साफ साफ सोचना, सही फैसले लेना और अपनी भावनाओं को काबू में रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो पूरी बात का मतलब ये है, एक सामान्य शांत अवस्था में ये तीनों हिस्से एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। लेकिन ट्रॉमा की हालत में, जैसा कि यहां दिख रहा है, ये पूरा का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। अमिगडाला हावी हो जाता है और दिमाग का सीईओ और लाइब्रेरियन दोनों ही बेअसा हो जाते हैं। अब समझते हैं कि दिमाग में हुए इन बदलावों का हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब होता है। यहीं से फ्लैशबैक की कहानी शुरू होती है और हमें समझ आता है कि क्यों दर्दनाक यादें इतनी असली और ताज़ा महसूस होती हैं, जैसे वो बार बार हो रही हों। और ये बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि हमारा लाइब्रेरियन यानी हिप्पोकैम्पस उस वक्त ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो दर्दनाक याद कभी सही जगह पर फाइल ही नहीं हो पाई। वो याद एक अटकी हुई फाइल की तरह है, जिसे जरा सा छूते ही वो पूरी की पूरी फिर से प्ले होने लगती है। तो अब हम इन लक्षणों को सीधे सीधे दिमाग की वायरिंग से जोड़ सकते हैं। फ्लैशबैक, क्योंकि यादें प्रोसेस ही नहीं हुई। हर वक्त चौकन्ना रहना, क्योंकि अलार्म सिस्टम बंद नहीं हो रहा। और भावनाओं का अचानक से फट पड़ना, क्योंकि सीईओ ऑफलाइन है। सबसे ज़रूरी बात यह है, ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, ये न्यूरोलॉजी है। यहाँ तक हमने समस्या की गहराई को समझा, लेकिन अब कहानी एक उम्मीद भरा मोड़ लेती है और संदेश साफ है, हमारा दिमाग हमेशा के लिए टूटा हुआ नहीं रहता। उसके अंदर खुद को ठीक करने की एक ज़बरदस्त ताकत है। और ये मुमकिन होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। ये हमारे दिमाग की एक कमाल की काबिलियत है, जिससे वो नए अनुभवों के आधार पर खुद को बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है और जख्म भर सकता है। ये एक तरह की सुपर पावर है जो हम सबके अंदर मौजूद है। बस ये एक लाइन, इसमें बहुत बड़ी ताकत छिपी है। दिमाग की जो वायरिंग आघात से बदली थी, उसे हीलिंग से दोबारा बनाया जा सकता है। ये सोच ही हमें समस्या से समाधान की तरफ ले जाती है। तो सवाल यह है कि दिमाग को रीवायर कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ आजमाए हुए तरीके हैं, जैसे कि साइंस पर आधारित थेरेपी। ये थेरेपी न्यूरोप्लास्टिसिटी की इसी सुपर पावर का इस्तेमाल करके हीलिंग के सफर में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इसकी एक मिसाल है EMDR थेरेपी। इसमें आंखों की मूवमेंट जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके दिमाग के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की मदद की जाती है, ताकि वो अटकी हुई यादों को सही तरीके से फाइल कर सके। ठीक वैसे ही जैसे एक लाइब्रेरियन बिखरी हुई किताबों को वापस उनकी सही जगह पर रखता है। इसी तरह कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT हमारे सोचने के तरीकों को बदलने में मदद करती है। जब हम मैं टूट चुका हूं जैसी सोच को चुनौती देकर मैं ठीक हो रहा हूं से बदलते हैं, तो असल में हम अपने दिमाग के कनेक्शंस को ही बदल रहे होते हैं। लेकिन हीलिंग
सिर्फ एक वैज्ञानिक थियरी नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है। और इसका सबसे बड़ा सबूत उन लोगों की कहानियों में मिलता है जो इस मुश्किल सफर से गुजरकर बाहर आए हैं। ग्रेस की कहानी को ही देखिए। एक भयानक हादसे के बाद उन्होंने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि लंदन मैराथन पूरी की। उनका मकसद था दूसरे ट्रॉमा सर्वाइवर्स को उम्मीद देना। ये ट्रॉमा के बाद भी जिंदगी में एक नया मकसद खोजने की एक बेहतरीन मिसाल है। या फिर डेविड की कहानी, जिन्हें एक दर्दनाक ब्रेन इंजरी के बाद जिंदगी के कई काम फिर से सीखने पड़े। उनका सफर मुश्किलों से भरा था, लेकिन आज वो काम पर वापस लौट चुके हैं। ये साबित करता है कि दोबारा शुरुआत करना मुमकिन है। और आखिर में जोशुआ की ये अविश्वसनीय कहानी। 11 साल की उम्र में एक हादसे के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि वो कभी चल बोल नहीं पाएंगे। आज वो एक कामयाब स्टैंड अप कॉमेडियन है। उनकी कहानी इंसान की हिम्मत और बदलने की जबरदस्त क्षमता को दिखाती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, अगर आघात हमारे दिमाग के अतीत को, उसके पास्ट को बदल सकता है, तो हीलिंग हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए क्या लिख सकती है? ये पूरी कहानी हमें बताती है कि ट्रॉमा ताकतवर है, लेकिन इंसान की ठीक होने की इच्छा उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये हमें अपने भविष्य की कहानी को एक नए सिरे से लिखने का मौका देती है।